नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूक्लियस एकेडमी चैनल पर। चूंकि आज सभी लोग अवगत हैं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन देवाधिदेव महादेव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था, तभी हम लोग इस दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। मैं कुछ पंक्तियां देवाधिदेव महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि रोम रोम में जिनके भोलेनाथ है समाये, रोम रोम में जिनके भोलेनाथ है समाये, फिक्र कैसे सता सकती है उन्हें कल की। और दानी है दयाल है महाकाल है भोलेनाथ, तो देखो भक्ति की व्यथा आंख उन्हीं की छल की। और कर में त्रिशूल माथे पे विराजत मयंक, कर में त्रिशूल माथे पे विराजत मयंक, जटा मध्य नींब रखे हैं बे गंगा जल की। और डमरू विशाल कर तांडव दिखाए शिव, पार हद होती है धरा पे जब छल की। जय महाकाल। शंकर भगवान का नाम लेते हुए शिवरात्रि का पावन पर्व है, तो अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में 20 MCQ अलॉन्ग विद स्टेटमेंट भी इसमें है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए पुनः एक बार जय महाकाल का नाम लेते हुए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। असर्शन रीजन, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि 1914 तक, क्योंकि उस समय रूस में जार निकोलस सेकंड का शासन था, जो कि एक मोनार्क और डिक्टेटर किंग था, तो उसने ये अनाउंस कर दिया था कि रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं करेगा। जैसे पुतिन ने 2018 में रूस में अनाउंस कर दिया था कि रूस में उनकी पार्टी को छोड़ के अगर कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी फॉर्म करता है तो उसको इलीगल घोषित करके उसको सजा दी जाएगी। तो उसी प्रकार जो पहला पॉइंट हमारा लिखा है कि द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। ये पार्टी बनी कब थी पहले हमें जानना है। ये पार्टी बनी थी 1898 में। कहां पे? मिन्स्क। मिन्स्क कहां पे है? प्रेजेंट में मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी है। मिन्स्क ये पार्टी जो बनाई गई थी, ये व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में ये पार्टी फॉर्म हुई थी। अब ये पार्टी इलीगल थी, क्योंकि अब एक मन में क्वेश्चन आया था कि जब ये पार्टी इलीगल थी तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल फॉर व्लादिमीर लेनिन टू फॉर्म दिस पार्टी। कैसे ये संभव था उनके लिए कि उन्होंने ये पार्टी बनाई। तो ये सीक्रेट पार्टी थी, चुपचाप इसकी मीटिंग होती थी, क्योंकि पार्टी सारी बैन थी, मैंने आपको बता दिया है। और ये पार्टी सारी पार्टी रूस में कब तक बैन थी, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। टिल 1914, 1914 तक रूस में जार निकोलस सेकंड की पार्टी को छोड़ के सारी पार्टी उसने बैन कर दी थी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने बनाई, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो व्लादिमीर लेनिन, जिनको हम लोग फादर ऑफ रशिया के नाम से भी जानते हैं, व्लादिमीर लेनिन। तो पहला हमारा स्टेटमेंट हो जाता है सही। दूसरा रीजन क्या लिखा है? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। अभी मैंने आपको बता दिया है रूस में सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है 1914 तक बैन थी, ऐसा जार निकोलस सेकंड ने अनाउंस कर दिया था। तो स्टेटमेंट हमारा दूसरा भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी 1898 में कहां बनी? मिन्स्क। मिन्स्क कहां पे है? प्रेजेंट में ये बेलारूस में है। और इसके फाउंडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन इस पार्टी के फाउंडर थे। बाद में इस पार्टी को बाद में दो भागों में डिवाइड भी कर दिया गया था, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। इस पार्टी में एक चीज हमें याद रखना है, जो कि मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, कि इस पार्टी में केवल वर्कर्स की ही डिमांड को प्रायोरिटी दी गई थी। किसकी डिमांड को?
इस पार्टी में, क्योंकि पार्टी के नाम भी लिखा हुआ है वर्कर्स पार्टी, इस पार्टी में केवल वर्कर्स की डिमांड को आगे रखा जा रहा था। इसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल का 1848 में एक किताब आई थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें यह अनाउंस किया गया था कि दुनिया के सारे जो मजदूर हैं, वर्कर हैं, वो एक हो जाओ। किसके अगेंस्ट एक हो जाओ? कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवाद लोग हैं उनके एक हो जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे मैं आपको और भी डिटेल में बताता जाऊंगा। इस पार्टी का डिवाइड क्यों हुआ ये भी मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी हमारा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यह हमें याद रखना है। 1900 में आपकी किताब में थोड़ा मेंशन भी है, 1900 में एक पार्टी, इन्हीं के एक दल ने एक पार्टी और बनाई, सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। क्या नाम है उसका? सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये 1900 में एक पार्टी और भी फॉर्म हुई थी। इसमें पीजेंट्स को भी शामिल कर लिया गया था। देखिए फिर एक बार समझ लेना है कि जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी, इसमें केवल वर्कर को प्रायोरिटी दी जा रही थी। इसमें बोला गया था कि जो डिमांड होगी, जो राइट्स होंगे, वो वर्कर को मिलने चाहिए। लेकिन एक पार्टी सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में फॉर्म होती है रशिया में। वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जो सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, इसमें वर्कर के साथ साथ पीजेंट्स को भी शामिल करने की बात हुई। इसका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये कह के प्रोटेस्ट किया कि ये जो सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में फॉर्म हुई है, इसमें अगर पीजेंट को शामिल कर लिया गया तो पीजेंट्स कभी यूनाइटेड नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कुछ पीजेंट्स ऐसे हैं जो कैपिटलिस्ट के अंदर में वर्क कर रहे हैं। जब वो कैपिटलिस्ट के अंडर में वर्क कर रहे हैं तो वो पूरी तरीका से यूनाइटेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी का नाम में मैंने आपको बताया वर्कर पार्टी लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रोटेस्ट क्यों किया था, क्योंकि सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो फॉर्म हुई थी 1900 में, इसमें वर्कर के साथ साथ पीजेंट्स को भी शामिल कर लिया गया था। तो इसीलिए इसका प्रोटेस्ट किया गया था, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन का यह विचार था, व्लादिमीर लेनिन के मेंबर का, कि अगर पीजेंट को शामिल कर लिया जाए तो पीजेंट्स कभी भी यूनाइटेड नहीं रह सकते हैं। कि कुछ पीजेंट्स ऐसे हैं जो कैपिटलिस्ट के लैंड में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए यूनिटी की कमी रहेगी पीजेंट्स में। इसीलिए इसका प्रोटेस्ट भी किया था व्लादिमीर लेनिन ने। तो याद रखिए, क्योंकि इसमें पीजेंट्स को शामिल कर लिया गया था, इंक्लूडिंग पीजेंट्स, इंक्लूडिंग पीजेंट्स, इंक्लूडिंग पीजेंट्स, इंक्लूडिंग पीजेंट्स। इसीलिए इसका प्रोटेस्ट भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है असर्शन रीजन दूसरा। वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming association in the 19th century। देखिए, वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming association in the 19th century। मतलब जो इंग्लैंड में वर्कर हैं वो 19th सेंचुरी के शुरुआत में और अंत तक बहुत यूनाइटेड हो गए थे कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब होता है जो पूंजीवाद, किसी पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री होते हैं उसके जो मालिक होते हैं उनको हम लोग कैपिटलिस्ट बोलते भी हैं। जैसे अपने यहाँ प्रेजेंट में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इसलिए सही हो जाता है क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों का विचार बहुत फेमस है। दोनों जो व्यक्ति हैं वो जर्मनी के हैं। कौन कौन? एक है हमारे कार्ल मार्क्स और दूसरे हमारे जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं फ्रेडरिक एंजल, फ्रेडरिक एंजल्स। ये दोनों जो होते हैं ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इनकी 1848 में एक बुक आई थी जो कि काफी फेमस है। 1848 में इन्होंने एक बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये किताब भी हमें याद रखना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किताब कौन सी थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इनकी किताब 1848 में आई। इसमें यह बोला गया कि जो बड़े बड़े मालिक हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनके यहां जो भी वर्क हो रहा है उसको वर्क कौन कर रहा है? वर्कर।
प्रॉफिट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वर्कर। लेकिन 95% से 90% जो प्रॉफिट उसका जा रहा है मालिक के पास, कैपिटलिस्ट के पास। वर्कर का टाइम आवर भी ज्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है 8 से 10 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं कराया जा सकता है। उसके बावजूद भी जो कैपिटलिस्ट थे वो वर्कर से 12 से 14 घंटे तक वर्क करवा रहे थे, और उसके बदले में उनको कोई भी वेजेस भी टाइम से नहीं मिलता था और बहुत कम पे किया जाता था। तो मजदूरों को शोषण हो रहा था, वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। किसके द्वारा? जो कैपिटलिस्ट है उनके द्वारा। तभी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने बोला था, दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दो, उनके वायलेंट करो, क्योंकि बिना वायलेंट के जो कैपिटलिस्ट हैं वो उन्हें उनका राइट नहीं देंगे। तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ना है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का ही रीजन रहा कि इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्कर हैं उन्होंने एसोसिएशन बना लिया था, ग्रुप बना लिया था, संघ बना लिया था कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट। उसके रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह जो इंडस्ट्री होती थी उसमें कैपिटलिस्ट जो वर्कर वगैरह है उनको टॉर्चर किया जा रहा था, परसिक्यूट किया जा रहा था, उनसे बहुत ज्यादा वर्क के बदले उन्हें बहुत कम वेजेस दिया जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। दूसरा, दे वांटेड बेटर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था कि कैपिटलिस्ट अपनी जगह वर्क करें, लेकिन जो वर्कर हैं उनको परसिक्यूट ना करें, उनके 8 घंटे से ज्यादा वर्क ना लें उनसे, उनकी प्रॉपर वेजेज उनको टाइम से पे किया जाए, अच्छी वर्किंग कंडीशन हो। जैसे अगर वर्क प्लेस पे उन्हें अगर इंजरी होती है, चोट लगती है, तो उस केस में जो भी उनका ट्रीटमेंट है, उसका जो भी रुपए खर्च हो वो कैपिटलिस्ट अपनी जेब से दें। अच्छी वर्किंग कंडीशन हो, आसपास का एरिया पॉल्यूटेड ना हो, गंदा ना हो। तो ये भी टॉपिक हमारा सही हो जाता है। दे वांटेड बेटर वर्किंग, अच्छा मतलब बेटर वर्किंग आवर हो, आवर 8 घंटे या 10 घंटे से ज्यादा ना हो, और अच्छी सैलरी मिले, अच्छा वेजेस मिले। तो ये भी रीजन हमारा सही है। और इसी कारण बस बेटर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन के कारण बस एसोसिएशन बना लिया था इन लोगों ने। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द विजन ऑफ ए कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, द विजन ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी सॉरी अकॉर्डिंग टू मार्क्स वाज वन विथ। मैंने आपको अभी बताया है कि जो कार्ल मार्क्स ने 1848 में जो किताब लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था कि जो प्रॉफिट है उसको जनरेट तो कर रहे हैं। जनरली आप लोग जानते हैं, कोई फैक्ट्री अगर हम लोग कालांतर में प्रेजेंट में देखते हैं, कोई फैक्ट्री ले लीजिए या कोई इंडस्ट्री ले लीजिए, उसमें जो मेन रोल होता है किसका होता है? वर्कर का। लेकिन वर्कर को बहुत कम सैलरी और वेजेस मिलता है, क्योंकि उसका 90 से 95% प्रॉफिट जो जाता है वो वहां उसके मालिक के जेब में जाता है। ये आज भी ये चीज कहीं ना कहीं हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है। तो पहला पॉइंट हमारा, द विजन ऑफ ए कम्युनिस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स वाज वन। क्या था इसका विजन? इसका विजन प्राइवेट ओनरशिप। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ए रूट कॉजेज ऑफ ऑल इविल्स। ये भी स्टेटमेंट हमें याद रखना है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब में 2 बातें बहुत जरूरी लिखी हैं। एक तो दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, किसके अगेंस्ट? कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट। इनके अगेंस्ट मजदूरों को रिवोल्ट करना है, रेवोल्यूशन करना, वायलेंट करना है, तभी ये भागेंगे, तभी ये वर्कर्स को उनका राइट देंगे। और दूसरा बात जो है इन्होंने लिखी है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज रूट कॉजेज ऑफ all evils in our society। हमारे समाज में जो भी प्रॉब्लम है उसका कारण है प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो अमीर और गरीब में जो गैप है,
जो दिन दिनों बढ़ता जा रहा है, उसका कारण भी है प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में इक्वालिटी नहीं रहती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो होता है मालिक, और उसका प्रॉफिट जनरेट कौन करता है? वर्कर। लेकिन वर्कर को रुपए बहुत कम मिलते हैं, वर्किंग आवर उनका बहुत ज्यादा होता है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनके वर्किंग कंडीशन, जिस एरिया में वो काम करते हैं उसकी छत होती है वो भी कभी कभी ढह जाती है, गिर जाती है। ऐसी तमाम घटना हुई थी बिहार में। आज से 1 साल पहले एक स्कूल की छत भी गिरी थी, जिसमें काफी बच्चे, मासूम बच्चे मारे गए थे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्राइवेट ऑनरशिप। इसका तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, देखिए बात से क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन से क्लियर हो गया होगा। कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है उसका कलेक्टिव ऑनरशिप हो, मतलब प्राइवेट जो इंडस्ट्री वगैरह है उसमें कोई मालिक नहीं होना चाहिए, उसका जो भी प्रॉफिट हो वो सब में बंटना चाहिए। तो वही लिखा हुआ कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। सी वाला ऑप्शन इसलिए सही नहीं हो सकता है, रूल बाय किंग्स, ऐसी कोई बात नहीं कार्ल मार्क्स ने, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो मेन आवाज उठाई थी वो उठाई थी मजदूरों की, वर्कर्स की, याद रखिए, मजदूरों की, पिछड़ों की, वर्कर्स की, पुअर की, नीडी लोगों की आवाज उठाने वाले थे कार्ल मार्क्स। ये कहां इनका जन्म हुआ था? जर्मनी में 1818 में। इनकी किताब 1848 में आई, जब वो 30 ईयर के थे। कौन सी किताब थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और फ्रेडरिक एंजल का भी नाम इनके साथ काफी जोड़ा जाता है, लेकिन कार्ल मार्क्स को फिर भी सबसे टॉप पे माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, जो जिस प्रकार वर्कर को टॉर्चर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आवाज उन्होंने उठाई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का कलेक्टिव ऑनरशिप होना चाहिए, किसी पास कम किसी पास ज्यादा प्रॉपर्टी ना हो, कोशिश हो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो। इन्हीं की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे कौन? व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। बाय द मिड 19th सेंचुरी सोशलिस्ट आइडिया वर स्प्रेडिंग इन यूरोप मेनली बिकॉज ऑफ, याद रखिए मिड 19th सेंचुरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिड 19th सेंचुरी की बात हो रही, मतलब 1850 के आसपास की बात हो रही है। और 1840 में कार्ल मार्क्स की किताब जो थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो मिड 19th सेंचुरी सोशलिज्म आइडिया वर स्प्रेडिंग, इसी किताब के बाद जो सोशलिज्म का विचारधारा थी, देखिए सोशलिज्म एक विचार है जिसमें इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी का मतलब किसी पास बहुत ज्यादा धन नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, इसका मतलब उसने दूसरों को राइट, दूसरे के हक को कहीं ना कहीं मार लिया है, दूसरे के हक को उसने छीन लिया है। तो जितनी जरूरत हो उसी के अकॉर्डिंग चीज होनी चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए। इसी का प्रोटेस्ट कार्ल मार्क्स ने किया था। तो इसके आंसर क्या है? सपोर्ट फ्रॉम किंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, colonial expansion and religious reform. By the mid 19th century socialist idea were spreading in Europe mainly because of, socialist idea की बात हो रही है कि if men are born in a society, socialism means क्या होता है? If men are born in a society then property should also be distributed equally, क्योंकि सारे व्यक्ति एक ही समाज में अगर पैदा हुए हैं तो प्रॉपर्टी भी सबको इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जमीन पे चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे वर्कर हो, चाहे मजदूर हो, उनका जन्म जमीन पे हुआ है। ऐसा नहीं कैपिटलिस्ट का जन्म आसमान में हुआ हो। तो इसीलिए बोला गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें बी। क्या बताया जा रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन और वर्किंग कंडीशन। पुअर वर्किंग कंडीशन का मतलब पुअर वेजेज, मैक्सिमम वर्किंग आवर, पुअर वर्किंग कंडीशन, ये सब आ जाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें क्या? बी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ ये सब यूनाइटेड हो गए थे मिड 19th सेंचुरी में यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट वर प्राइमरली अगेंस्ट, सोशलिस्ट जो सोशलिस्ट थे प्राइमरली मतलब वो शुरुआत में किसके खिलाफ थे? शुरुआत में किसके खिलाफ थे? देखिए याद रखिए अगेंस्ट लिखा हुआ है,
पहला कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप मतलब सभी लोग मालिक हों, इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप में, तो पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि लिखा हुआ है अगेंस्ट किसके थे। दूसरा है प्राइवेट प्रॉपर्टी, तीसरा है गवर्नमेंट कंट्रोल, चौथा है कोऑपरेटिव। तो अभी मैंने आपको बताया कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज रूट कॉजेज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑल एविल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी में कौन होता है, कैपिटलिस्ट होते हैं, मालिक होते हैं, जो कि ज्यादा प्रॉफिट अपने हाथ में लेके जो मजदूर होते हैं, जो हमारे किसान, जो हमारे मजदूर होते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। प्रॉफिट जनरेट कौन कर रहा है, प्रॉफिट कौन जनरेट कर रहा है, वर्कर्स, लेकिन फायदा कौन उठा रहा है, जो कैपिटलिस्ट हैं, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं वो। इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था। बिना प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म किए बिना समाज में कभी भी इक्वालिटी नहीं आ सकती। इससे अमीर और गरीब का गैप बढ़ता जाएगा। जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को ऐसे टॉर्चर करते रहेंगे अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का अंत ना हुआ। वर्तमान परिवेश में भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट वर्कर शुड फॉर्म कोऑपरेटिव ऑफ प्रोड्यूसर। कोऑपरेटिव ऑफ प्रोड्यूसर, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव, किसका ऐसा विश्वास था कि वर्कर शुड फॉर्म कोऑपरेटिव। देखो कोऑपरेटिव का मींस क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे का सभी मिलकर सहयोग करें। कोऑपरेटिव का मतलब पहले हमें जानना हो क्या हो। कोऑपरेटिव का मतलब होता है ये कहीं ना कहीं सोशलिस्ट में कनेक्ट है, लेकिन फिर भी इसको हम समझ लेते हैं कि कोऑपरेटिव में बोला जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होगा। जो शेयर है प्रॉपर्टी का, सपोज दैट किन्हीं 10 लोगों ने मिलके 1 लाख रुपए की कोई कंपनी खड़ी की, स्टैंड की, और 10 लोग इसमें शामिल हैं, तो इसमें जो शेयर है सबका 10-10 हजार रुपए हो, तो इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। यहां पर भी इक्वालिटी की बात होती है। यहां पे बोला जाता है जो वर्कर है उन्हें खुद थोड़ा थोड़ा शेयर करके एक बड़ी इंडस्ट्री बनानी चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये कोऑपरेटिव में बोला गया है। ये सिद्धांत किसका है, लुईस ब्लैंक। ये सिद्धांत किसका है, ये सिद्धांत है लुईस ब्लैंक का। ये सिद्धांत है लुईस ब्लैंक, और इसमें एक व्यक्ति और शामिल है, वो है रॉबर्ट ओवेन। कौन शामिल है इसमें व्यक्ति, रॉबर्ट ओवेन। ओवेन जो कि ऑप्शन में है नहीं। दूसरा क्या है, लुईस ब्लैंक। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा लुईस ब्लैंक ऑप्शन सही हो जाएगा। कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि सारे जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो मिलके एक इंडस्ट्री बनाए, थोड़ा थोड़ा रुपए जमा करके। इससे कोई भी मालिक, कोई भी नौकर ना हो, इक्वालिटी हो। जब इक्वल शेयर होगा तब इक्वालिटी भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो कोऑपरेटिव का कहीं ना कहीं ये सोशलिज्म से मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन इसमें बात थोड़ी ये की गई कि वर्कर, सारे वर्कर मालिक हो जाएं। अगर 20 वर्कर हैं, 5-5, 6-6 हजार रुपए कलेक्ट करके वो इक्वल शेयर लगाकर एक खुद की इंडस्ट्री बनाए, जिसमें कोई मालिक, कोई नौकर ना हो, सभी लोग इक्वल हों। ये सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट ओवेन और लुईस ब्लैंक ने। ये भी हमें याद रखना है। ऑप्शन में रॉबर्ट ओवेन नहीं है, लुईस ब्लैंक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लुईस ब्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज। इन्होंने क्या आर्ग्यू किया था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। ये बात कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल, जो कि मैंने आपको अभी बता भी रखा है। पहला ऑप्शन कैपिटलिस्ट एंड एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा फुली इक्वल फॉर ऑल क्लासेस, तीसरा बेस्ड ऑन फ्यूडलिज्म, चौथा कंट्रोल्ड बाय पीजेंट्स। तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज। इनका क्या मानना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी थी। जब ये किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में दोनों ने मिलकर लिखी थी, उस समय इन्होंने क्या बताया था कि कैपिटलिस्ट है और दूसरा है एक्सप्लॉइटेटिव। अगर आ जाए इन्होंने सपोर्ट किसका किया था, तो हमारा ऑप्शन हो सकता है बी, फुली इक्वल फॉर ऑल क्लासेस। लेकिन लिखा हुआ है आर्ग्यूड, मतलब इनकी क्या प्रॉब्लम थी,
क्या आर्ग्यू था इनका, किस चीज को इन्होंने बताया था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कैपिटलिस्ट हैं और एक्सप्लॉयटेटिव हैं। कैपिटलिस्ट मतलब मालिक हैं और एक्सप्लॉयटेटिव वर्क मेनली आया है वर्कर के लिए। एक्सप्लॉयटेटिव माने होता भी है जो प्रताड़ित व्यक्ति होता है, जिनको सताया जाता है, मतलब एक तरफ मालिक हैं और एक तरफ बेसहारा वर्कर हैं, जिनको बहुत कम वेजेज में 15 से 16 घंटे तक वर्क कराया जाता है। इवन उस समय आलम यह था, मैंने आपको क्लास में डायरेक्ट लेक्चर में बताया था कि उस समय तक 31% वुमेन भी इंडस्ट्री में वर्क कर रही थी। वुमेन, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसमें वर्क कर रहे थे। तो 31% वुमेन थी। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी हमें डाटा रख लेना है। 31% वुमेन उस समय थी, याद रखिए, मिड 19th सेंचुरी के आसपास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटलिस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द रशियन एम्पायर मोस्ट इंडस्ट्री वर लोकेटेड इन। रशियन एम्पायर में मोस्ट इंडस्ट्री कहां पे थी, याद रखिए। देखिए हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। बात हो रही है मोस्ट इंडस्ट्रीज। पहले में समझ लेना है कि इंडस्ट्री जो थी ज्यादा नहीं थी। आपकी किताब में पॉइंट में लिखा हुआ है डायरेक्ट दूसरी यूनिट में कि इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट मतलब इंडस्ट्री बहुत कम थी, क्योंकि डायरेक्ट लिखा हुआ किताब में सोशल और इकोनॉमिक वाले पार्ट में जो हेडिंग है कि 85% जो लोग थे वो यूरोप के, वो डिपेंड थे किस पे, एग्रीकल्चर पे। ये भी हमें डाटा पढ़ लेना है कि अबाउट 85% ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट। इंडस्ट्री बहुत कम थी, लेकिन कहां थी, अब कहीं ना कहीं तो होंगी, कम थी लेकिन थी। तो क्वेश्चन क्या है, इन द रशियन एम्पायर मोस्ट इंडस्ट्री वर लोकेटेड इन। इसका आंसर मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग ये दोनों मेटल सिटी के रूप में जानी जाती थी उस समय तक। कौन सी, मेटल सिटीज के रूप में जानी जाती थी। क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज वर नोन एज मेटल सिटी, नोन वर नहीं आर, क्योंकि आज भी सेंट पीटर्सबर्ग मेटल सिटी के रूप में काफी फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग की बात हो रही। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। रूस की प्रेजेंट में राजधानी क्या है, मॉस्को, लेकिन 1918 से ये मॉस्को राजधानी बन गई थी। लेकिन 1918 से पहले जो रूस की कैपिटल थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्या थी, पेट्रोग्रैड। क्या थी वो, पेट्रोग्रैड। क्या थी कैपिटल, पेट्रोग्रैड। पेट्रोग्रैड वाज द कैपिटल ऑफ रशिया बिफोर 1918। जैसे 1911 से पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी, कोलकाता, उसी प्रकार 1918 से पहले रूस की कैपिटल क्या थी, पेट्रोग्रैड। इसी के पास जार निकोलस सेकंड का महल था। उस महल का क्या नाम है, विंटर पैलेस। क्या नाम है महल का, विंटर पैलेस, जो कि नेवा नदी के साइड में बना हुआ था, विंटर पैलेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इन 1917 रशिया वाज अंडर द रूल ऑफ। 1917 में रशिया किसके कंट्रोल में था, रशिया किसके कंट्रोल में था। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है बहुत बार, जार निकोलस सेकंड। कौन था, जार निकोलस सेकंड। इन 1917 जार निकोलस सेकंड 2 मार्च 1917 तक रूस का मोनार्क था। 2 मार्च 1970 तक रूस का मोनार्क था। एक फरवरी रिवॉल्यूशन हुई थी। कौन सी रिवॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको बताया, फरवरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन बोथ आर सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो फरवरी रिवॉल्यूशन 1917 में हुई। इसमें जो कुछ लोग, कुछ पीजेंट्स और वर्कर ने मिलके विंटर पैलेस पे हमला कर दिया था। तो उसी प्रकार 2 मार्च 1917 को जो निकोलस सेकंड, जार निकोलस सेकंड है, उसको एब्डिकेट करना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा और उसको अरेस्ट भी कर लिया गया था 2 मार्च 1917 को।
फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद। ये फरवरी रिवॉल्यूशन वाला टॉपिक जरूर पढ़िए, मैंने आपको बहुत बार बताया है, भेजा भी है। फरवरी अक्टूबर रिवॉल्यूशन दोनों टॉपिक हमें पढ़ लेने हैं, याद रखिए। फरवरी रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया पेट्रोग्राड नियर नेवा नदी के आसपास, सर्दी का समय था, -डिग्री टेम्परेचर में वर्कर और पीजेंट धरना दे रहे थे। उसी केस में इन्होंने विंटर पैलेस पे अटैक किया और 2 मार्च 1917 को उस डर से जार निकोलस सेकंड को एब्डिकेट करना पड़ा। एब्डिकेट मतलब अपना पद छोड़ना पड़ा था, बाद में उसको पकड़ लिया था। उसके बाद एक सरकार बनी थी, जो कि इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जार निकोलस सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, द फरवरी रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 इन रशिया लेड टू द एब्डिकेशन ऑफ, अभी मैंने आपको बता दिया है फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद 1917 में किसको एब्डिकेट करना पड़ा, तो ये है द जार। क्या नाम है, द जार को क्या करना पड़ा था, एब्डिकेट करना पड़ा। द फरवरी रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 रशिया लेड टू द एब्डिकेशन ऑफ, एब्डिकेशन मींस क्या होता है, अपने पद को छोड़ना। किसको, फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद 2 मार्च 1917 को जार ने एब्डिकेट कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द जार। जार मींस जार निकोलस सेकंड, जार निकोलस सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द मेन आइडिया बिहाइंड सोशलिज्म इन यूरोप वाज टू प्रमोट, सोशलिज्म लोगों का मेन आइडिया क्या प्रमोट करना था यूरोप में। जो सोशलिज्म लोग मतलब कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, व्लादिमीर लेनिन, जूलियस मार्तोव, ये कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे लीडर हैं जिनका क्या था पर्पज, क्या प्रमोट करना था इनका, किस चीज को बढ़ाना चाहते थे। ये पहला, सोशल इक्वालिटी एंड कलेक्टिव वेलफेयर, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मोनार्क या कॉलोनियल रूल। तो इसका आंसर तो आपको लग रहा होगा, सोशल की बात हो रही है, सोशल लोगों की बात हो रही है जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, सोशल इक्वालिटी की बात कर रहे थे ये, एंड कलेक्टिव वेलफेयर। कलेक्टिव वेलफेयर मतलब कलेक्टिव, सबका कल्याण हो, केवल कैपिटलिस्ट लोगों का ही कल्याण ना हो, सारा रुपए केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में ना जाए। इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट लोगों को भी जीने का अधिकार है, लेकिन उन्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट रख के वो हमारे वर्कर्स को टॉर्चर नहीं कर सकते, परसिक्यूट नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते हैं। वो मालिक हैं लेकिन भगवान नहीं है। तो यही बात हो रही है, सोशल इक्वालिटी एंड कलेक्टिव वेलफेयर, याद रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मैंने आपको 4 से 5 बार बता रखा है, ये किताब 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल के द्वारा लिखी गई किताब थी, जिसमें 2 बातें बहुत फेमस हैं। पहली बात क्या है कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ। और दूसरी बात क्या बोली गई थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल लेवल्स इन सोसाइटी, बिकॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्रीज द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल। ये दोनों कहां से बिलोंग करते थे, ये इन दोनों का जन्म कहां हुआ, जर्मनी में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसमें डबल टिक कर लेना है इस क्वेश्चन में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट दैट केम आफ्टर द फरवरी रिवॉल्यूशन वाज हेडेड बाय। देखिए मैंने आपको बताया था, दोनों बातें मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि फरवरी रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुई थी उसमें 2 मार्च 1917 को जब जार निकोलस सेकंड ने अपना पद छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया, तो उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूस में फॉर्म हुई। कब से कब तक यह सरकार रही, यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली, मार्च 1917 टू अक्टूबर 1917 तक ही यह सरकार बन गई। इस सरकार का फाउंडर कौन था, यह सरकार किसने फाउंड की थी, जैसे बीजेपी को किसने फाउंड किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उसी प्रकार प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फाउंड किया था अलेक्जेंडर केरेंस्की। क्या नाम है, अलेक्जेंडर केरेंस्की। अब इस सरकार का प्रोटेस्ट किया था जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब क्या हो जाता है, अंतरिम सरकार का मतलब हो जाता है टेम्परेरी गवर्नमेंट। जैसे नेपाल में अगस्त 2025 में जो हमला हुआ था संसद में, उसके बाद
वहां भी टेम्परेरी सरकार है। उसके उस समय पीएम कौन है? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की उसकी पीएम है। तो वो भी प्रोविंशियल या अंतरिम सरकार नेपाल में है, क्योंकि मार्च में चुनाव होगा, तब तक कुछ समय के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही है सुशीला कार्की। यहाँ पे बात हो रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो इस प्रोविंशियल मीन्स क्या होता है? अंतरिम सरकार और टेम्परेरी गवर्नमेंट। अब इसका प्रोटेस्ट भी हुआ था, ये हमें पढ़ना है, क्योंकि फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद एक रिवॉल्यूशन और हुई, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। कौन सी है? ये भी मैंने आपको भी बताया है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब हमें समझ लेना है कि व्लादिमीर लेनिन की जो बोल्शेविक पार्टी थी, इसने अंतरिम सरकार का प्रोटेस्ट क्यों किया? देखिए, ये भी चाहते थे कि सुधार हो, लेकिन अब हमें दो चीज समझनी है कि जो व्लादिमीर लेनिन की विचारधारा थी, वो चाहते थे रेडिकल चेंज थ्रू वायलेंट। वो चाहते थे कि चेंजमेंट तुरंत हो जाए। आज सरकार बनी तो 2-3 दिन के अंदर सारी जमीनों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जो सारे कैपिटलिस्ट हैं उनको भगा दिया जाए, इस टाइप से उनकी विचारधारा थी। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की विचारधारा भी यही थी, लेकिन अंतर यह था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की विचारधारा थी ग्रेजुअल चेंज में। ग्रेजुअल चेंज मतलब चेंजमेंट होंगे धीरे धीरे। और दूसरी कंडीशन इनकी और थी, एक दूसरी कंडीशन इनकी ये थी, ये चाहते थे कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म ना हो जाए, जब तक संविधान ना बन जाए रूस का, तब तक लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। जो एक प्रोटेस्ट और हुआ था, कि रूस को व्लादिमीर लेनिन जब अप्रैल 1917 को जेल से वापस आए थे, तब इन्होंने एक अप्रैल थीसिस में 3 बात बोली थी। कौन सी थीसिस है? अप्रैल थीसिस में इन्होंने 3 बात व्लादिमीर लेनिन ने बोली थी। अप्रैल 1900, क्योंकि इसका नाम अप्रैल थीसिस क्यों है? क्योंकि ये डिमांड अप्रैल 1917 में रखी गई। अप्रैल 1917 में ये डिमांड जो 3 रखी गई थी, वो क्या थी? पहली डिमांड थी कि रूस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लिया जाए तुरंत। दूसरी डिमांड क्या थी? कि जो प्रॉपर्टी है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हर व्यक्ति के पास एक लिमिट में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ज्यादा प्रॉपर्टी अगर उसके पास है, जरूरत से ज्यादा, तो इसको गरीबों में बांट देनी चाहिए। और तीसरा है कि सारे बैंक का नेशनलाइज हो जाना चाहिए। नेशनलाइज मतलब सारे बैंक को सरकारी हो जाना चाहिए, सारे बैंक को सरकार को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहिए। अगर बैंक प्राइवेट रहेंगी तो उसमें भी प्राइवेट प्रॉपर्टी या रूट कॉजेज ऑफ, मैंने आपको बता दिया था, तो सारे बैंक को नेशनलाइज कर देना चाहिए। तो ये रेडिकल चेंज चाहते थे। इनका प्रोटेस्ट व्लादिमीर लेनिन का इन्हीं की पार्टी के लोगों ने किया था कि इतनी जल्दी, अभी तो जार निकोलस सेकंड ने एब्डिकेट किया है, तो तुरंत चेंज नहीं करना संभव है। थोड़ा टाइम 1-1.5 साल का लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद सारे रूल लागू करते हैं। लेकिन व्लादिमीर लेनिन रेडिकल चेंज चाहते थे, वॉयलेंट के द्वारा तुरंत ही काम हो जाए, 2 से 3 दिन के अंदर सारे रूल को लागू कर दिया जाए। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसने लीड किया था? अलेक्जेंडर केरेंस्की ने। इनका प्रोटेस्ट क्यों किया गया था? बिकॉज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो लोग थे वो चाहते थे लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्म होने के बाद, उससे पहले ये काम नहीं होगा। और इन्होंने रूस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विड्रॉ भी नहीं किया था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रूस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने विड्रॉ नहीं किया था, वापस नहीं बुलाया था रशियन आर्मी को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक फॉर्म हो रहा था। मालूम है, अलाइन और एक्सिस पावर में इसमें रूस के में 7 मिलियन कैजुअलिटी हो चुकी थी। 70 लाख लोग मारे गए, 3 मिलियन लोग रूस के रिफ्यूजी हो गए थे, 30 लाख के आसपास रूस में स्टारवेशन था, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा थी उस समय, क्योंकि युद्ध वगैरह में वेपन और रूस का कोई फायदा भी इसमें नहीं हो रहा था। इसीलिए लेनिन चाहते थे रूस को क्विकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लेना चाहिए, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। तो ये समझ गए होंगे कि व्लादिमीर लेनिन ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट क्यों किया था। और अक्टूबर 1917 को, क्योंकि ये पार्टी मार्च 1917 से अक्टूबर 1917 तक रही है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है व्लादिमीर लेनिन के बोल्शेविक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो लोग थे, इनमें झगड़ा भी हुआ था। इसमें जार के सपोर्टर थे, जो मैं आपको बताता हूं। ये रिवॉल्यूशन करके इसको गद्दी से क्या कर दिया गया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा दिया गया, केरेंस्की को भगा दिया गया, और उस समय सारी पावर व्लादिमीर लेनिन ने अपने हाथ में ले ली थी। इसके बारे में मैं आपको भी डिटेल में और बताता हूं।
तो इसका आंसर क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फाउंडर कौन था? अलेक्जेंडर केरेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन लैंड वाज। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद लैंड वाज, जैसा व्लादिमीर लेनिन चाहते थे, जब अक्टूबर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा दिया गया, एब्डिकेट करना पड़ा, उसे सरकार छोड़नी पड़ी जो अंतरिम सरकार थी, उसके बाद सारी पावर व्लादिमीर लेनिन ने अपने हाथ में कर ली, उनकी पार्टी ने, और जैसा भी चाहते थे रेडिकल चेंज, उन्होंने वेट नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो कि ना फॉर्म हो, उन्होंने वेट नहीं किया कि रूस को फर्स्ट, उन्होंने तुरंत रूस को फर्स्ट वर्ल्ड वार से वापस भी बुला लिया था जैसी उनकी डिमांड थी। और तो लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू पीजेंट्स। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जब व्लादिमीर लेनिन के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने तुरंत मतलब जमीन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया पीजेंट्स के बीच, जैसा कि आप जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? इन द रशियन एम्पायर ज्यादातिस, देखिए डबल टिक इसलिए कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन, ये थोड़ा वर्ड बड़ा आप वर्ड है, ऐसे क्वेश्चन 10th में भी आपको मिलेंगे, प्लेबलिसाइड करके ऐसे वर्ड तमाम आते हैं जो कि आपको। ज्यादातिस मुस्लिम थे, ये वर्ड किसके लिए स्पेशली जो हुआ है? यूनिट 2 में डायरेक्ट लिखा हुआ है फ्रंट लाइन में ऊपर से कि ये मुस्लिम लोग थे जो कि क्या चाहते थे, इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रमोटिंग रशियन लैंग्वेज इन मुस्लिम रीजन, नहीं, मॉडर्नाइजिंग मुस्लिम कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन। ज्यादातर वो लोग थे जो कि चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा मुस्लिम धर्म को मॉडर्न किया जाए, उन्हें सुधारा जाए, उनमें एजुकेशन आए। तो पहले वाले ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या चाहते थे? मॉडर्नाइजिंग मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू एजुकेशन। और कॉमन सेंस की बात है, एजुकेशन के द्वारा ही चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको मॉडर्न किया जा सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, ना कि लैंग्वेज के द्वारा। किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा। तो ज्यादातिस्ट वो लोग थे जो चाहते थे मॉडर्नाइजिंग मुस्लिम कम्युनिटी में आए थ्रू एजुकेशन के द्वारा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्लोगन पीस लैंड एंड ब्रेड। पीस लैंड एंड ब्रेड, ये बात व्लादिमीर लेनिन ने 2 बार बोली है। एक तो एट द टाइम ऑफ अप्रैल थीसिस उन्होंने बोला है पीस, शांति, जमीन और रोटी, 3 बातें उन्होंने तब बोली थी। और अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जब सत्ता इनके हाथ में आ गई थी तब भी उन्होंने, लेकिन याद रखिए सत्ता ये चुनकर नहीं आए थे व्लादिमीर लेनिन, याद रखिए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा दिया, रिमूव कर दिया गया विंटर पैलेस से, उसके बाद ये बिना इलेक्ट हुए आए थे, याद रखिए, बिना इलेक्ट हुए। मास स्ट्रगल, मास रिवॉल्यूशन के द्वारा ये सत्ता बने थे, क्योंकि इलेक्शन की बात अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है, याद रखिए। तो पीस लैंड एंड ब्रेड वाज मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज इट डायरेक्टली एड्रेस रशियाज 3 मेजर क्राइसिस इन 1917। क्लियर है? ये उस समय 1917 में युद्ध का कारण भी था, कैपिटलिस्ट का कारण भी था। तो रूस में उस समय शांति नहीं थी, जमीन कुछ ही लोगों के हाथ में थी केवल, और क्योंकि स्टार्वेशन के कारण रोटी भी नहीं थी, खाने की भी कमी थी, एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो पीस लैंड एंड ब्रेड ये बहुत बड़ी क्राइसिस थी। तो इसी का सिद्धांत व्लादिमीर लेनिन ने 2 बार दिया, एक तो अक्टूबर 1917 में, और एक ये सिद्धांत दिया था अप्रैल थीसिस, अप्रैल 1917 में। व्लादिमीर लेनिन का सिद्धांत था, क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं ये सिद्धांत किसने दिया? तो लेनिन। ये सिद्धांत किसने दिया? ये बात किसने बोली? सॉरी, सिद्धांत नहीं, ये बात किसने बोली? स्लोगन किसने दिया? पीस लैंड एंड ब्रेड, पीस लैंड एंड ब्रेड। जैसे 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी का बयान था गरीबी हटाओ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट करेक्टली हाईलाइट द लिमिटेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिमिटेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है, इनकी कमियां क्या थी। ये कौन थे इसके फाइंडर? अलेक्जेंडर केरेंस्की। कौन थे? अलेक्जेंडर केरेंस्की इसके फाउंडर थे। कौन थे? केरेंस्की, जो कि जार निकोलस सेकंड ने 2 मार्च 1917 को जो एब्डिकेट किया था, उसके बाद 5 से 6 महीने के लिए रूस में, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, कुछ टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी थी, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं। इनकी कमी क्या थी कि व्लादिमीर लेनिन की पार्टी इनसे नाराज हो गई और इन्हें सत्ता से हटा दिया था अक्टूबर 1917। उसका रीजन क्या था? पहला, इट इमीडिएटली विथड्रू फ्रॉम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि मैंने आपको अभी बताया
कि इन्होंने, इस पार्टी ने रूस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से वापस नहीं लिया। दूसरा, इट पोस्टपोन मेजर रिफॉर्म लाइक लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अंटिल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तीसरा, इट एबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी कंप्लीटली। चौथा, इट वाज फुली सपोर्टेड बाय बोल्शेविक। बोल्शेविक ने इसका सपोर्ट तो नहीं किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इट पोस्टपोन मेजर रिफॉर्म। क्योंकि जो मेजर रिफॉर्म थे, इनकी विचारधारा भी व्लादिमीर लेनिन की विचारधारा से मिलती थी, लेकिन डिफरेंस ये था कि ये चाहते थे सारे रूल लागू हों, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनने में 6 से 7 महीने लगते। इसीलिए व्लादिमीर लेनिन ने इनका प्रोटेस्ट भी किया था कि व्लादिमीर लेनिन चाहते थे रेडिकल चेंज, तुरंत चेंजमेंट हो जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने या ना बने। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इट पोस्टपोन मेजर रिफॉर्म। पोस्टपोन मतलब जो भी मेजर रिफॉर्म थे, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना गरीबों में, वो सब होंगे, वो सब आगे बढ़ा दिए। क्यों? अंटिल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब तक फॉर्म नहीं होगी, जब तक संविधान नहीं बनेगा, तब तक ये सारे रूल लागू नहीं करेंगे। यही इनकी लिमिटेशन थी, जिसके कारण ने व्लादिमीर लेनिन, उनके सपोर्टर ने अक्टूबर 1917 को सत्ता से हटा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? द स्प्लिट इन द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी इनटू बोल्शेविक एंड मेंशेविक वाज प्राइमरली ओवर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पहले हमें समझ लेना है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी कब फॉर्म हुई थी? 1898 में, जो कि मैंने आपको अभी बताया था पहले क्वेश्चन में। इस पार्टी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। वो पार्टी एक बोल्शेविक के, जैसे कांग्रेस 1885 में बनी थी, लेकिन 1905 में कांग्रेस के भी 2 भाग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, लाल बाल पाल। तो उसी प्रकार इसके भी 2 पार्ट हो गए, बोल्शेविक और मेंशेविक वाज प्राइमरी। ये स्प्लिट कब हुआ इसका? केवल 5 साल में। कांग्रेस तो फिर भी 20 साल चल गई। 1898 में ये पार्टी बनी और 1903 में इसके 2 भाग हो गए। बोल्शेविक पार्टी के लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। और मेंशेविक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा आपको। कौन थे? जूलियस मार्तोव। कौन थे इसके? जूलियस मार्तोव। अब दोनों में ऐसा हुआ क्यों? दोनों में ये स्प्लिट हुआ क्यों? दोनों में स्प्लिट हुआ कि बोल्शेविक चाहते थे बोल्शेविक चाहते थे वॉयलेंट, कि जो भी सुधार हो वो वॉयलेंट से हो, कैपिटलिस्ट लोगों को मारो पीटो, उनके साथ वॉयलेंट करो, तब जाके वो उनका राइट देंगे। और जो मेंशेविक थे ये चाहते थे नॉन वॉयलेंट के द्वारा, गांधी आइडियोलॉजी पे ये लोग थे, नॉन वॉयलेंट ये चाहते थे। और एक और डिफरेंस दोनों में था, कि बोल्शेविक चाहते थे कि हमारी पार्टी में केवल एक्टिव यूथ लोग रहें, जो युवा हैं, एक्टिव हैं, केवल उन्हीं को शामिल किया गया था इसमें। और मेंशेविक के जो लोग थे वो चाहते थे कि सारे लोग, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बड़े हो, सबको इसमें शामिल किया जाए। तो ये कुछ रीजन है जिससे इनकी विचारधारा नहीं मिली। इस पार्टी के 2 भाग हो गए। 1903 में 1898 में बनी, तब एक था। 1903 में इसके फाउंडर कौन हो गए? बोल्शेविक के व्लादिमीर लेनिन, मेंशेविक के जूलियस मार्तोव। बोल्शेविक चाहते थे ऑल चेंज हो, किसके द्वारा? वॉयलेंट के द्वारा। मेंशेविक चाहते थे नॉन वॉयलेंट। बोल्शेविक में केवल एक्टिव यूथ को शामिल किया गया था। ये चाहते थे इनकी पार्टी में केवल एक्टिव यूथ शामिल हो, क्योंकि इनकी विचारधारा है वॉयलेंट। तो लड़ कौन पाएगा? बूढ़े लोग तो लड़ नहीं पाएंगे, लड़ेगा कौन? एक्टिव यूथ। ये चाहते थे कि सारे लोग शामिल हों। कौन? मेंशेविक चाहते थे बूढ़े हो चाहे बड़े हो, क्योंकि ये नॉन वॉयलेंट चाहते थे, लड़ने से इन्हें मतलब नहीं था। तो इसका रीजन अब ऑप्शन, वेदर रेवोल्यूशन शुड बी लेड बाय वर्कर। वेदर रेवोल्यूशन शुड बी लेड बाय वर्कर और इंक्लूड बारगुजेज। अब इसका रीजन, एक रीजन और मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसमें सबको लेके चलने की बात हो रही थी। बारगुजेज मतलब क्या होता है? सर्वहारा। सर्वहारा मतलब रूस के सभी लोग, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, सबको इसमें शामिल करने की बात की गई थी। जबकि व्लादिमीर लेनिन की पार्टी में केवल एक्टिव यूथ लोग और वर्कर ही शामिल करने की बात की गई थी। तभी दोनों में क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। तो ऑप्शन हमारा, वेदर रेवोल्यूशन शुड बी लेड बाय वर्कर, कि रेवोल्यूशन वर्कर के द्वारा है
या बारगोइज। बारगोइज माने सर्वहारा। सर्वहारा मतलब सारे लोग, बूढ़े बड़े छोटे सब लोग, चाहे एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो, सबको लेके चलने की बात हो रही थी। जबकि ये चाहते थे बोल्शेविक केवल एक्टिव वर्कर, एक्टिव यूथ भी इसमें शामिल हो, तभी दोनों में स्प्लिट हो गया 1903 में बोल्शेविक और मेंशेविक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट ए फीचर्स ऑफ रशियन सोसाइटी बिफोर 1917। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट ए फीचर्स ऑफ रशियन सोसाइटी, 1917 से पहले कौन सा फीचर्स रशियन सोसाइटी का नहीं है? कौन सा फीचर रशियन सोसाइटी का नहीं है? पहला क्वेश्चन ध्यान समझना, कौन सा फीचर रशियन सोसाइटी का नहीं है 1917 से पहले? वास्ट मेजोरिटी वर पीजेंट्स विद लिटिल लैंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन कन्फाइंड टू फ्यू सिटी, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास कंट्रोलिंग पॉलिटिक्स और ऑटोक्रेटिक रूल। तो इसका कौन सा फीचर्स नहीं है? पहला वाला ऑप्शन, वास्ट मेजोरिटी वर वाज नॉट ए फीचर्स ऑफ रशियन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कन्फाइंड टू फ्यू सिटी। Which of the following were not a features of Russian society before 1970? Vast majority were peasants with little land. उसके बाद strong middle class controlling politics। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा strong middle class, industrial confined few cities। सही है, पहला वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो strong middle class controlling politics यही ऑप्शन हमारा। देखो क्वेश्चन समझना, इसमें लिखा है वाज नॉट ए फीचर्स ऑफ। पहला स्टेटमेंट हमारा क्यों सही हो जाता है? क्योंकि वास्ट मेजोरिटी क्या थी? पीजेंट्स थी। क्योंकि 85% लोग किस पे डिपेंड थे? 85% इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब साफ है कि मेजोरिटी में कौन था? पीजेंट्स। आज भी इंडिया में 51 से 52% फार्मर है, लगभग 70 से 72 करोड़ इंडिया में भी फार्मर है प्रेजेंट में। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, इंडस्ट्रीज कन्फाइंड इन फ्यू सिटी, मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट। इंडस्ट्री थी लेकिन बहुत कम थी। तीसरा, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास कंट्रोलिंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को मिडिल क्लास जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा था। और चौथा, ऑटोक्रेटिक रूल विद पार्लियामेंट 1905 को मैंने आपको ये बता, ऑटोक्रेटिक रूल। अब ये 1905 लिखा है, 1905 तक, क्योंकि रूस में जो ड्यूमा क्या थी? रूस की पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया था जापान की पार्लियामेंट को डाइड बोलते हैं, इंडिया की पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, रूस की पार्लियामेंट को बोलते हैं ड्यूमा, और रीस्टैग बोलते हैं जर्मनी की पार्लियामेंट को, जो 1894 में बनी थी। मैंने आपको नाजी वाले चैप्टर में बताया था। अब 1905 में ये ड्यूमा बनानी क्यों पड़ी जार निकोलस सेकंड में? क्योंकि 1905 में ब्लडी संडे की घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? ये ब्लडी संडे। कौन सी घटना है? ब्लडी संडे। ये क्यों हुई? क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। ब्लडी संडे घटना कब हुई है? 22 जनवरी 1905 में। ये हुई क्यों? पहले से समझ लेना। क्योंकि 1905 में जो वर्कर थे, पीजेंट्स थे, मजदूर थे, वो बहुत परेशान हो गए थे। क्योंकि जो वेजेस थी 1905 के आसपास वो 20% के आसपास कम कर दी गई थी। जो हमारे जो रूस के वर्कर थे, और रूस में इकोनॉमिक क्राइसिस थी, स्टारवेशन था। राजा कौन था? जार निकोलस सेकंड। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब चीजों के किसके हाथ में थी? तो जो रूस के लगभग 1,10,000 के आसपास वर्कर थे, किताब में ये डायरेक्ट डाटा लिखा हुआ है, वो विंटर पैलेस के पास धरना देने लगे थे। लगभग काफी दिन से धरना दे रहे थे। 22 जनवरी 1905 को बार बार वार्निंग देने के बाद 22 जनवरी 1905 को बार बार वार्निंग देने के बाद जब वर्कर अपनी जगह से नहीं हटे, तो जार निकोलस सेकंड ने उस भीड़ पर गोलियां चलवा दी। जिसमें ऐसा माना जाता है मोर देन 100 to 200, डाटा हमेशा कमी होता है, हजारों लोग मारे गए, तभी इसका नाम पड़ गया खूनी रविवार। और इसका नाम ब्लडी संडे क्यों पड़ा? क्योंकि 22 जनवरी 1905 को रविवार का दिन था, चारों ओर खून ही खून था वर्कर्स का, क्योंकि उन पे गोली चलवा दी गई थी जार निकोलस सेकंड के द्वारा। तो भाई, लेकिन उसके बाद जार निकोलस सेकंड पे प्रेशर पड़ा, तो इसने दिखाने के लिए, थोड़ी देर के लिए गुस्से को शांत करने के लिए ड्यूमा बना दी, रूस की पार्लियामेंट बना दी। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चली नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट तो बन गई, लेकिन पार्लियामेंट की सारी पावर जार निकोलस सेकंड ने कुछ दिनों बाद अपने हाथ में कर ली थी। तो ब्लडी संडे भी हमें पढ़ देना। ब्लडी संडे जो हुआ था, इसमें जो वर्कर थे,
इनको कौन आगे ले गया था, किसने बोला था कि ये धरना कीजिए, वो क्वेश्चन में बन सकते हैं ब्लडी संडे के लिए। फादर गैपन, फादर गैपन ये रूस के किसान नेता थे। कौन थे रूस के ये किसान नेता? फादर गैपन। उस समय रूस मतलब इन्होंने ही, फादर गैपन नहीं, फादर गैपन ने ही फार्मर से बोला था कि आप धरना दीजिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फादर गैपन कौन थे, तो हमें लिख देना है फादर गैपन रूस के फार्मर लीडर थे और इन्होंने ही फार्मर और जो पीजेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया था कि आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, तभी आपकी डिमांड उठेगी। उसी के बाद ब्लडी संडे की घटना ये हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास कंट्रोलिंग पॉलिटिक्स। ये ऑप्शन हमारा सही है और ऑटोक्रेटिक रूल मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? द सिविल वार इन रसिया। देखिए इंपॉर्टेंट है, डबल टिक इसमें कर लेना डायरेक्ट। द सिविल वार इन रसिया 1918 to 1920 वाज प्राइमरली बिटवीन। देखिए अक्टूबर 1918 को जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जार निकोलस व्लादिमीर लेनिन और उनके सपोर्टर ने मिलकर डिथ्रोन कर दिया गया था। उसके बाद 1980 से 1920 के बीच में एक सिविल वार भी रूस में हुआ था। उसका वही लिखा हुआ है प्राइमरी बिटवीन, किसके बीच सिविल वार हुआ। देखिए इसका ऑप्शन डायरेक्ट ए हो जाएगा क्योंकि रेड बॉल्शेविक, रेड बॉल्शेविक मतलब क्योंकि बॉल्शेविक लोगों की डिमांड कैसी थी? रेडिकल चेंज चाहते थे ये कि चेंजमेंट तुरंत हो जाए। एक तो बॉल्शेविक रेड थे एंड व्हाइट, व्हाइट में कौन थे? एंटी बॉल्शेविक जो बॉल्शेविक के अगेंस्ट थे, इंक्लूडिंग जारिस्ट। जार को तो पकड़ लिया गया लेकिन कुछ जार के सपोर्ट थे, वो अपनी पावर को रिस्टोर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो व्लादिमीर लेनिन की पार्टी है वहां पे एक हमला किया था। उनके जो सपोर्टर थे लिबरल और एसआरएस, एसआरएस मतलब सोशल रेवोल्यूशन, इनके बीच ये सिविल वार हुआ था। जिस बार को जीता कौन? व्लादिमीर लेनिन। और फाइनली उसने रूस की अंततः सारी पावर जो है अपने हाथ में कर ली और काफी रिफॉर्म भी किए। कमियां तो सब में होती हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा रेड बोल्शेविक एंड व्हाइट एंटी बोल्शेविक इंक्लूडिंग जारिस्ट, लिबरल एंड, मतलब व्हाइट में कौन शामिल था? रेड और व्हाइट। ऑप्शन में रेड और व्हाइट भी आ सकता है। तो रेड मींस बोल्शेविक की बात हो रही है क्योंकि बोल्शेविक व्लादिमीर लेनिन की डिमांड थी रेडिकल चेंज की, और दूसरा व्हाइट, व्हाइट में एंटी बोल्शेविक इंक्लूडिंग जारिस्ट सपोर्टर एंड एसआरएस, एसआरएस मतलब सोशल रेवोल्यूशनरी, जो सोशल रेवोल्यूशनरी के लोग थे ये, तो तभी नाम है एंटी बोल्शेविक, जो बोल्शेविक के खिलाफ थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। ये कुछ हमारे क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। पुनः आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा की सरस रूपी वर्षा नित्य करते रहें। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और कल आपका पेपर है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं पेपर की। उम्मीद है कि आप सबका पेपर अच्छा होगा। क्वेश्चन को जरूर देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।